हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का शाम की 5:15 की इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं कुछ पंक्तियों के साथ आज की शुरुआत करना चाहूँगा कि आओ एक नई शुरुआत करते हैं, कि आओ हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं, दूर से ही कि दूर से ही अब मुलाकात करते हैं। आओ एक नई शुरुआत करते हैं, दूर से ही अब मुलाकात करते हैं। क्यों कही ये पंक्तियाँ? क्योंकि कोविड-19 है जो अपने पैर बहुत तेज़ी से पसार रहा है, इसलिए कवि ने कही है कि आओ एक नई शुरुआत करते हैं, दूर से ही अब मुलाकात करते हैं, एक दूजे के चलो अब गम बांटते हैं। दूर से ही हमें क्या करने हैं? एक दूजे के गम बांटने हैं। उदास पलों को मुस्कुराकर काटते हैं। एक दूजे के चलो हम गम बांटते हैं, उदास पलों की मुस्कुराहट काटते हैं। लेकर चाय वाला कप हाथ में, लेकर चाय वाला कप हाथ में, हंसी खुशी शाम को रात करते हैं। कि लेकर चाय वाला कप हाथ में, हंसी खुशी शाम को रात करते हैं। आओ बैठकर अब खिड़कियों में, कि आओ बैठकर अब खिड़कियों में कुछ नई और कुछ पुरानी बात करते हैं। आओ बैठकर अब खिड़कियों से कुछ नई कुछ पुरानी बात करते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कोविड की जो स्थिति है वो देश में बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, तो इस कारण से हमारे जितने भी विद्यालय, स्कूल, कॉलेजेस और जो कोचिंग संस्थान है वो बंद है और सरकार ने मास्क भी अनिवार्य कर दिया है। तो मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, बताना तो क्या चाहता हूं आपको पता ही है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मास्क पहनिए। कहा गया कि 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी, 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी। जब ये बात हम अपनाने लगेंगे तो हम अपने समय को, अपने जीवन को, अपने शरीर को बेहतर बना सकते हैं। और जितने भी शादी समारोह चल रहे हैं, क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मास्क का प्रयोग करें। ढिलाई बिल्कुल भी नहीं बरतनी है आपको, और जो भीड़ भाड़ वाली जगह है उनसे बच के रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन आपको करके रखनी है। 31 दिसंबर तक के जो विद्यालय है, स्कूल है, कॉलेज है, उनको बंद कर दिया गया है। तो आपकी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन पर ही एक तरफ से पिछले 10 महीनों से चल ही रही है, लेकिन अब और आगे भी ऑनलाइन भी अपना क्या है एक मुख्य विषय रहने वाला है। तो मैं आप सभी का इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप मास्क का प्रयोग हर समय करिए। और इसी कारण से मैं आज मास्क पहनकर आया हूं, आपको सिर्फ बताने के लिए, आपको चेताने के लिए, क्योंकि कोविड ज़्यादा फैल चुका है और हो सकता है एक बार फिर से दोबारा से लॉकडाउन की भी स्थिति देश में बन जाए। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि अनावश्यक काम भीड़ वाले जगह पर न ही जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो जितने भी मेरे साथी लाइव जुड़े हुए हैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं सूरजमल राठौड़। तो एक बार यहां से मैं आपको बताने के लिए मास्क लगा कर आया था, लेकिन अभी मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। इस तरीके से आप भी अपना मास्क है वो हमेशा साथ में रखिए। ज़्यादातर जो घर में कपड़े, जो नया कपड़ा लेकर बनाएंगे और तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा। तो आज की कक्षा में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो मेरे साथी जुड़ रहे हैं देरी से तो उनको बता देता हूं। हमारा जो सेशन चल रहा था 5:15 वाला, और 5:15 वाले सेशन में हम हिंदी अनिवार्य कक्षा 9 से 12 का जो विषय वो लेकर पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने कक्षा 11 वितान पुस्तक का अध्याय नंबर 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर का पार्ट 1 पढ़ा था। और आज उसी कक्षा को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और अध्याय नंबर 1 क्या पढ़ने वाले हैं? अध्याय नंबर 1, ठीक है। अध्याय का नाम क्या है? भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। लता मंगेशकर तो आप सब जानते ही हो, लता मंगेशकर, ठीक है, अच्छी संगीतकार रही है और वर्तमान में है भी।
तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कुमार गंधर्व जी ने उनके बारे में क्यों लिखा, क्यों अपने विचार उनके प्रति साझा किए हैं, किस तरीके की उनकी आवाज़ थी, उनको कैसे वो कायल हो जाते हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो इनके जो लेखक की बात अगर मैं करूं तो लेखक आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, कुमार गंधर्व। और लास्ट क्लास में हमने कुमार गंधर्व का जो जीवन परिचय है, कवि परिचय है, उनके बारे में मैंने आपको रूबरू करवाया, किस तरीके का उनका व्यक्तित्व था, क्या क्या घटना उनको हुई थी, ये बात मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। ठीक है, शुरुआत में हमने इस अध्याय की बात की थी कि जिस समय आपके जो देवास में रहा करते थे कुमार गंधर्व और बीमार थे वो, और बीमार अवस्था में वो क्या करते थे, जो घर में रहते हुए वो सो रहे थे और अपने इलाज के दौरान एक दिन वो रेडियो सुनते हैं और रेडियो सुनने के दौरान वो एक संगीत सुनते हैं जिसमें पता चलता है कि लता मंगेशकर जी है वो गा रहे हैं। तो उसके बाद में बात करें, कुमार गंधर्व जी ने उनके जो अनुभव है उनके बारे में हमको बताया, और ये भी कहा कि उस समय जो पार्श्व गायिका थी नूरजहाँ के बारे में भी बताते हैं, और विलायत सितार वादक जो विलायत खां हैं उनके बारे में बताते हैं। और उसके बाद में ये कहा कि लता से पहले की अगर बात करें तो उस समय बच्चे भी गाया करते ना, तो वो बेसुरे अंदाज में गाया करते थे, लेकिन जब लता की आवाज़ सुनने लगे हैं तो उन बच्चों के ऊपर भी उस आवाज़ का असर हुआ। तो यानी अब बच्चे भी क्या है, अब एक सुरीली आवाज़ में गाते हैं। तो इस तरीके से लता जी के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई थे, और पाठ को हमने बीच में ही छोड़ दिया था। उसी पाठ को हम दोबारा से क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और आपको एक एक चीज़ से रूबरू करवाते हैं। और लता जी थी वो सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री थी। ठीक है, उसके बारे में हम बता चुके हैं, तो मैं आपको आगे बताना चाहूँगा इस और अध्याय के बारे में। तो लास्ट लाइन में हमने यही पढ़ा था कि संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और उनकी अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को देना पड़ेगा। जिस तरीके से अभिरुचियाँ लोगों में बढ़ी, लोकप्रियता बढ़ी और कितना विकास हुआ संगीत के क्षेत्र में, उसका अगर हमें क्रेडिट देना है तो वो हम क्या करेंगे, लता मंगेशकर जी को ही देंगे। ये लाइन हमने लास्ट में पढ़ी थी। तो आगे देखिए, सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिकाएं सुनाई जाए तो लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेंगे। क्या कहा गया, ध्वनि मुद्रिका क्या होती है, सबसे पहले मैं ये भी बता देता हूँ आपको। ध्वनि मुद्रिका, तो ध्वनि मुद्रिका हम किसे कहते हैं, स्वर की लिपि को कहा जाता है। स्वर की जो लिपि होती है, गाने की जो लिपि होती है, उनकी जो स्वर होते हैं, जो ध्वनियाँ होती हैं, उस ध्वनियों की जो लिपि है उसे ध्वनि मुद्रिका कहा जाता है। उसके बाद में कहा गया शास्त्रीय गायकी, दूसरा जो शब्द आया शास्त्रीय गायकी, उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए दूसरा जो मीनिंग आया है वो आया शास्त्रीय गायकी। इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि जिसमें गायन को कुछ निर्धारित नियमों के अंदर गाया जाता है। ठीक है, यानी शास्त्रीय गायकी में क्या होता है, नियमों से गायन, ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी पड़ेगी। नियमों से गायन होता है, और ख्याल, ध्रुपद, धमार आदि शास्त्रीय गायकी के अंतर्गत आते हैं। कुछ नियम होते हैं, ख्याल है जैसे, ठीक है, और ध्रुपद है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छी तरीके से। और उसके बाद में अगर बात करें धमार, ये क्या है, ये जो इनकी राग होती है वो क्या आती है, शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आती है। ये बात यहाँ पर बताई गई। तो दोनों अगर कल्पना करें ना, ध्वनि मुद्रिका अगर एक तो लता मंगेशकर की सुनाई जाए और एक दूसरे अपने संगीतकारा की सुनाई जाए, तो अगर कोई भी आम आदमी अगर पसंद करेगा तो वो लता जी की ही आवाज़ ध्वनि मुद्रिका को क्या करेगा, पसंद करेगा। गाना कौन सा गाया राग में गाया जा रहा है और ताल कौन सी था, और यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को ऐसा मालूम नहीं रहता। यानी कोई भी आदमी जैसे सुन रहा है उसको ये मालूम नहीं रहता कि कौन सी ताल में गाया जा रहा है, कौन सी राग में गाया जा रहा है, लेकिन उनको ये मालूम होता है कि लता जी की जो आवाज़ है उस आवाज़ में ये गाना, ये संगीत है वो गाया जा रहा है। उसके बाद में अगर देखें हम तो देखिए उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था या ताल त्रिताल। अब देखिए दो चीज़ों की बात हो रही है, एक तो राग की बात हो रही है, एक तो किसकी बात हो रही है, राग की, और दूसरी बात किसकी हो रही है, ताल की। ठीक है, राग चाहे मालकोस हो,
अब मालकोस क्या होता है उसकी भी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। और ताल कौन सी हो, त्रिताल हो, ठीक है, चाहे मालकोस हो चाहे त्रिताल हो। अब मालकोस क्या होती है उसको बता दूं, भैरवी भाट, भैरवी भाट की राग, भैरवी भाट का जो राग होती है उसे क्या कहा जाता है, मालकोस कहा जाता है। भैरवी भाट में होता क्या मुख्य रूप से, रे और पै, रे और पै जो ध्वनि होती है या जो ये वर्ण होते हैं उनके ऊपर क्या होती है, रोक होती है, ठीक है। मालकोस में रे और पै का प्रयोग नहीं किया जाता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो मेरे व्याख्याता साथी है उनके लिए ये लाइन जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मालकोस है इस शब्द का मीनिंग क्या है, भैरवी भाट का राग। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि एग्जाम में आ जाए, वैकल्पिक जो एग्जाम उसमें आ जाए कि मालकोस जो राग है वो क्या है, तो भैरवी भाट का ये राग है। क्या है ये, भैरवी भाट का ये जो राग है। उसके बाद में भैरवी जो भाट की जो राग होती है उसमें कौन से वर्णों का वर्जन है या कौन से वर्ण वर्जित किए गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है रे वर्ण और पै वर्ण का इसमें क्या है, इसको वर्जित किया गया है, इनमें प्रयोग नहीं किया जाता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपको बताया त्रिताल क्या होती है, त्रिताल क्या होती है। त्रिताल के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये 16 मात्राओं का क्या है, 16 मात्राओं का ताल है। क्या है ये, 16 मात्राओं का ताल है। 4 × 4 करके इसके क्या बनाए जाते हैं, विभाग, यानी इसके 4 विभाग बनाए जाते हैं और चारों विभाग, पहला विभाग 4 मात्रा का, दूसरा विभाग 4 मात्रा का, इस तरीके से चारों विभाग होते हैं वो 4-4 मात्रा के होते हैं। इस प्रकार से त्रिताल में क्या होता है, 16 मात्राओं का ये ताल होता है। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए, व्याख्याता साथियों को ग्रेड 1 ग्रेड 2 में पूछ लिया जाए कि त्रिताल क्या होता है, तो आपको याद रखना है 16 मात्राओं का ताल त्रिताल होता है जिसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग आपको यहाँ से बनाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको नोट कर दिया 4 × 4, ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी। क्या लाइन थी कि इससे कोई मतलब नहीं रहेगा कि राग मालकोस और ताल त्रिताल, यानी जो आदमी सुन रहा है केवल और केवल ध्वनि मुद्रिका लता की सुनेगा, मालकोस को इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, त्रिताल का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव यहाँ से नहीं पड़ने वाला है। जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और यह स्वाभाविक ही है क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपान हो तो संगीत है, वैसे ही गानपान हो तो क्या है, संगीत है। तो गानपान क्या होता है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गाने का तरीका, गाने का तरीका क्या होता है, गानपान होता है, यानी जो संगीत है वो गाया जा रहा है वो कौन से तरीके में गाया जा रहा है, उस तरीके को क्या कहा जाता है, गानपान कहा जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस अध्याय में पूछा जा सकता है। जो ध्वनि मुद्रिकाएं हैं या लता मंगेशकर जी की विशेषता क्या है, तो सबसे पहली विशेषता जो आती है वो क्या आती है, ये गानपान ही इसकी पहली विशेषता जो आपको यहाँ से दिखाई देती है, ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद में अगर और बात करें तो लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। गानपन यानी गाने का तरीका, गाने का अंदाज, गाने का लहजा आपको हर हालत में मिलेगा। गानपान की जगह गानपन यहाँ से आपको दिया गया है, तो गानपन गाने का तरीका, गाने का अंदाज, किस शैली में गाया जा रहा है, अर्थात वो अच्छी तरीके से अगर गाया जा रहा है तो उसे हम क्या कहें, गानपन। और यही कहा गया है कि लता मंगेशकर जी के संगीत में, उनके गायन में यह गानपान है वो अति आवश्यक रूप से क्या है, आपको मिलने वाला है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म है गानपान ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है स्वरों की निर्मलता। निर्मलता नाम आया यहाँ पर, निर्मलता, मल रहित, यानी जितने भी शब्द होते हैं वो एक एक शब्द सार्थक होता है। कोई भी गंदा शब्द कह सकते हैं हम, अश्लील स्वर उनके गानों में नहीं होता। तो एक और विशेषता है स्वरों में जो निर्मलता होती है वो देखी जा सकती है। उससे पहले की पार्श्व गायिका, उनके साथ की जो गायिकाएं हैं, नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, लेकिन इसमें संदेह नहीं, तथापि इस गाने में एक मादक उद्गान भी दिखता था, ठीक है, उसमें मादकता भी दिखती थी, ये बात कही जा रही है। लता के स्वरों में जो कोमलता और मुग्धता है, यहाँ पर 2 नाम आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक आ रहा है नूरजहां, ठीक है, उनके गानों में मादकता मिलती है।
लेकिन बात करें हम लता जी की और लता जी के गानों की, अगर मैं आपको बात बताऊं तो अभी हमने एक नाम पढ़ा कोमलता। मादकता और कोमलता दोनों में महीन अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के विपरीत मान सकते हो। उसमें गाने में नशा है, एक तीखापन है, ठीक है, लेकिन कोमल शब्द आपको पता ही है, हृदय में सीधे वार करते हैं। इसी तरीके के शब्द यहाँ से आपको मिलते हैं। कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वह उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की एक निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। यानी बाकी के जितने भी संगीतकार हैं, शब्दों में जो निर्मलता दिखाई देती है उसकी जो निर्मलता है, बाकी जो आपके संगीतकार हुए हैं उन संगीतकारों ने उनका प्रयोग है वो अच्छी तरीके से नहीं किया। ये बात यहाँ पर कुमार जी ने बताई है। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता। कुमार जी ये कह रहे हैं कि मैं खुद एक दिग्दर्शक होता तो मैं लता को जटिल काम देता, और ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। लता के गानों की एक और विशेषता, पहली विशेषता उनका गानपान, दूसरी विशेषता निर्मलता, और तीसरी विशेषता उसका नादमय उच्चार। एक अच्छा सा स्वर, उसमें स्वरों में उतार चढ़ाव, इस तरीके से एक नाद में जिसमें गूंज हो, अच्छी तरीके से आवाज़ हो, ऐसा। तो 3 प्रकार की जो विशेषता यहाँ पर बताई गई है, तीनों विशेषताओं को यहाँ से देखिए, मैं बता देता हूँ अच्छी तरीके से। पहली जो विशेषता हमने गान पान की बताई, जिसमें गाने का अंदाज अच्छा हो। दूसरी विशेषता की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर निर्मलता, यानी जितने भी शब्दों का जो प्रयोग किया गया है वो मल रहित है, अच्छे शब्द है जिनका कुछ ना कुछ अर्थ यहाँ से निकलता है, अच्छे वाला अर्थ निकलता है। और तीसरे जो विशेषता की बात अगर मैं करूँ तो वो है नाद में उच्चार। नाद तो आपको पता ही आवाज़ होती है, नाद के साथ आवाज़, उच्चार, ठीक है, जिसमें अच्छा लय हो, जिसमें ताल हो, ठीक है, वो नाद में क्या होता है, उच्चार होता है। उसके बाद में आपको आगे बताता हूँ मैं कि उसके गीत में किन्हीं 2 शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। होते होते क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है। हेलो दोस्तों, सारों को नमस्कार कर रहा हूं मैं, गुड इवनिंग कर रहा हूं जितने भी साथी हैं। ठीक है, मैं आपसे लाइव चैट पर बात नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं आपके कमेंट के जवाब मैं बाद में दे दूंगा। लेकिन पहले हम सीधा क्लास पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। आपस की जितनी भी बातें हैं उनको आप विराम दीजिए और अच्छी तरीके से लता मंगेशकर जी का यहाँ से क्या था आनंद लीजिए। ठीक है, सभी को क्षेत्रपाल जी महाराज की एक बार फिर से जय। ठीक है, एक बार आप भी जय बोल दीजिए और उसके बाद में क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आगे देखिए, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं, क्योंकि ऐसा उनका उच्चारण है, वो एक दूसरे में मिल जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। ऐसा क्या है, उनका एक जो स्वर लिपि है उनकी वो बहुत अच्छी है। उसके बाद में देखिए, बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ ये बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से उनमें यह बात स्वाभाविक हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। करुण रस क्या होता है? रसों की बात अगर हम करें, 9 रस होते हैं मुख्य रूप से, लेकिन वर्तमान में 11 रसों को भी शामिल, 11 रस भी हो जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 9 होते हैं। जिसमें करुण रस क्या होता है, जिसमें करुणा का भाव हो, करुणा की प्रतीति हो, करुणा का अनुभव आपको मिले, थोड़ा सा आप उसमें भाव विभोर हो जाओ। जो गाना चल रहा है, जो आवाज़ चल रही है, उसके साथ आप तारतम्य बिठा लो, और जिस तरीके से उस संगीत में दुख हो तो आप उस दुख को महसूस कर लो, करुणा का भाव होता है। तो करुण रस विशेषकारी रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। मेरा अपना मत यह है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है, बजाय उसके मुग्ध, श्रृंगार और अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। अब नाम आया यहाँ पर एक, मैं आपको बता देता हूँ, द्रुत लय। अब ये क्या होती है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक मीनिंग आया है यहाँ से, द्रुत लय। ठीक है, इस मीनिंग का भी आपको अर्थ समझ लेना है, क्या होता है द्रुत लय, क्या होता है। लय 3 प्रकार की होती है, लय 3 प्रकार की होती है, जिसमें से एक द्रुत लय है, एक तो होती है विलंबित लय जो धीमी होती है, विलंबित लय होती है एक जो धीमी प्रकार की होती है, एक मध्य लय होती है जो बीच की होती है, न तो धीमी होती है न फास्टली होती है, और द्रुत लय क्या होता है, तेज होता है। ठीक है, मध्य लय से दुगनी और विलंबित
लय से चौगुनी। अब द्रुत लय में क्या होती है, 3 प्रकार की जो लय होती है, पहले प्रकार की है उसकी 4 गुनी होती है, ये कौन सी, ये वाली, और जो दूसरी होती है उसकी क्या होती है, ये दुगुनी होती है। ठीक है, दूसरी जो लय होती है उसकी क्या होती है, ये दुगुनी होती है। तो द्रुत लय को आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ये दुगुनी होती है। और उसके बाद में आगे देखिए क्या है, यहाँ से समझ लेना आपको, मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है। ठीक है, यहाँ से कमी बताई जा रही है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। जो कमी भी यहाँ पर बताई जा रही है उस कमी को भी यहाँ से आपको देख लेना होगा कि जो लता गा रही है उसमें कमी है, या जो दिग्दर्शक है उसकी जो पैरवी कर रहे हैं, या उसको जो एक तरीके से क्या कहते हैं, उसको जो निगरानी कर रहे हैं उनमें कमी है। ये चीज़ हमें ध्यान देनी होगी। आगे देखिए, लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। ऊंची पट्टी क्या होती है, अब यहाँ से मैं बात करूँ, ठीक है, कुछ चीज़ें मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। तो यहाँ से एक बार आप नोट कर लेना, इनको मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से हटा रहा हूँ, यहाँ से हटाता हूँ मैं। ठीक है, इसको क्या करता हूँ, जो नाम आया अभी आपका ऊंची पट्टी। अब ये ऊंची पट्टी क्या होती है, वैसे तो देखिए जो आवाज में जो एकदम से चढ़ाव आता है, ठीक है, एकदम से चढ़ाव आता है, जो सारे गा मा पा है, जो 7 स्वर होते हैं जो संगीत के, सारे गा मा पा, ये जो संगीत होते हैं, पा धा नि सा, ये जो जितने भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें ऊंची पट्टी के जो स्वर होते हैं, जो तेज गाए जाते हैं, जिसकी आवाज तेज हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है, यानी जो तार सप्तक जिनको कहा जाता है, तार सप्तक। ठीक है, जो ऊंची पट्टी के होते हैं उनका प्रयोग करना, तार सप्तकों का प्रयोग करना, जो ऊंचे स्वर होते हैं उनका प्रयोग करना। तार सप्तक में भी कौन से, ऊंचे वाले शब्दों का प्रयोग करना क्या कहलाता है, ऊंची पट्टी कहलाता है। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, मेरे व्याख्याता साथी है उनको ध्यान रखनी है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही पिघलाते हैं। उसके बाद में बात करें तो एक प्रकार से उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। एक स्थान से बात करें कि लता का जो स्थान है वो संगीत में कौन सा है, उसकी बात मैं यहाँ से बताऊँ आपको। तो कुमार जी क्या कह रहे हैं वो देखिए कौन सा है। तो मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। कुमार जी ये कह रहे हैं कि ये जो प्रश्न करता हूँ तो मेरा खुद का प्रश्न मेरे लिए प्रयोजनहीन है, क्योंकि उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। एक शास्त्रीय संगीत अलग प्रकार का संगीत है और एक चित्रपट संगीत अलग तरीका, जैसे चित्रहार वगैरह देखते तो वो चित्रहाट है, और संगीत आप सितार वादक वगैरह ये देखते हो वो शास्त्रीय संगीत में आ जाता है। उसके बाद में बात मैं यहाँ से आपको बताऊं कि जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्वाभाविक भाव है, वहीं जल दल्य और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म। ये दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद रख लेनी है। मैं आपको बताऊं कि जो शास्त्रीय संगीत होता है, यहाँ से देख लेना, जो शास्त्रीय संगीत होता है उनमें क्या होती है, गंभीरता होती है, गंभीर ब्रेस्वर होते हैं, हर व्यक्ति को वो चीज़ें समझ में नहीं आती। उसके बाद में जो नेक्स्ट अपने बात करें, जो चित्रपट संगीत है, जो चित्रहार वगैरह हम कहते हैं जिसमें चित्र भी हो, तो उसमें गंभीरता नहीं होती, उसमें क्या होती है, चपलता होती है, तेजपन होता है। यही बताया है, उसमें क्या होती है, चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म। ये दोनों गुण इनके बताए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो एक नाम आया यहाँ पर जल दल्य, एक नाम आया यहाँ पर जल दल्य, ये देखिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ जल दल्य। इस नाम को यहाँ से आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ये जल दल्य है क्या, तो द्रुतलय, ये तेज है। अभी बात करके आए हैं द्रुतलय, ये जल दल्य की बात हो रही है, तो इस द्रुतलय और द्रुतलय अभी हम यहाँ से पढ़ के आए थे, ये रही, ये द्रुतलय है जिसको हम पढ़ के आए थे। जो विलंबित लय है उसकी दुगुनी चौगुनी होती है, और जो मध्य लय उसकी क्या होती है, दुगुनी। अर्थात ये तेजी से गाया जाने वाला क्या है, चित्रपट संगीत है। उसकी बात यहाँ पर लेखक कुमार जी बता रहे हैं। उसके बाद में आगे देखिए, आगे देखिए, चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत का ताल अपने परिष्कृत रूप में होता है, यानी चरम सीमा पर होता है। एक तरीके से शुद्ध संगीत की बात मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, लेकिन जो चित्रपट संगीत होता है वो प्राथमिक लेवल पर होता है, स्टेप वो अभी उसका आगाज हो रहा ही होता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है।
देखिए उसके बाद चित्रपट संगीत में आद्य तालों का उपयोग किया जाता है और उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है और यहाँ गीत और आघात का ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच का उग्र स्थान दिया जाता है। अब सुलभता और लोच, लोच शब्द नाम आया यहाँ पर, लोच उसको देखिए। अब क्या होता है लोच? अब यहाँ पर देखिए संगीत नाम आया था, सुलभता और लोच का अग्रस्थान। लोच होता है स्वरों का बारीक मनोरंजक प्रयोग, स्वरों का बारीक और मनोरंजक प्रयोग, मनोरंजक प्रयोग यानी शब्दों का ऐसा प्रयोग किया जाए बारीकी से जो मनोरंजन पूर्ण हो, उसे लोच कहा जाता है। यहाँ पर इस पाठ के आधार पर ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत का उत्तम जानकारी होना आवश्यक। चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, ये कुमार जी कह रहे हैं। और लता के पास निसंशय कोई भी शंका में नहीं है उनके पास। और 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही होता है। देखिए यहाँ पर कितनी बारीकी से कुमार जी हमें बता रहे हैं कि एक जो चित्रपट संगीत है वो 3 या 3.5 मिनट का अगर वो एक गाना है उसका जो आनंद है, और एक 3-3.5 घंटे की जो महफिल है शास्त्रीय संगीत की, उनका कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही माना गया। ऐसा मैं मानता हूँ। यहाँ पर कुमार जी कह रहे हैं मैं मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य को विशद रूप से वर्णन करता है तो वही रहस्य छोटे छोटे से सुभाषित का नहीं, नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता में प्रकट हुआ दृष्टिकोण होता है। यानी कम शब्दों में कही गई बात की बात यहाँ से कही जा रही है। उसी प्रकार से 3 घंटे की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता। अब देखिए ये बात यहाँ पर बड़ी गहराई से की, अच्छी तरीके से आपको समझनी है कि आपको एक छोटी सी जो कहावत है वो बहुत बड़ी बात कह जाती है। कहते हैं चोर चोर मोसेरे भाई, यानी सारे एक जैसे होने, ये बात अलग तरीके से ये कही जाती है तो अपने आप से जो जिसको कही गई वो समझ जाता है। पूरी रामायण पूरी राम कहानी अब समझ में आ जाती है। लेकिन अब देखिए उसके संदर्भ में क्या कहा गया है, वो देखिए ये कहा गया है कि एक 3 मिनट का जो लता का गाना है 3.5 का, उसका कितना आनंद आ रहा है। और उसके बाद में शास्त्रीय संगीत का जो कलाकार है वो 3.5 घंटे में या 3 घंटे में कितना आनंद लोगों को दे रहा है। दोनों आनंद बराबर है, क्योंकि इस तरीके की आवाज़, सुरीली आवाज़, कोमल आवाज़ यहाँ पर बताई गई है। आगे देखिए उसी प्रकार 3 घंटे की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है। अब ये चीज़ यहाँ से आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेनी है। यहाँ से मैं इस त्रिताल को यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ से नोट आपने कर लिया होगा, नोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर क्या चीज़ें आई है। त्रिवेणी, ठीक है। इसमें त्रिवेणी किसको कहा गया है? वैसे त्रिवेणी 3 नदियों की बात यहाँ पर हो रही होती होगी, लेकिन यहाँ पर जो त्रिवेणी है वो किसको कहा गया है वो देखिए। त्रिवेणी का तात्पर्य यहाँ पर किससे है? लय, स्वर, कि स्वर कैसे हैं, उनमें लय क्या है, और उस लय के बाद में स्वर, लय और जो शब्द, जो निर्मलता यहाँ पर दिखाई देती है, इन तीनों का एक बेहतरीन संगम होता है। उस संगम को क्या कहा गया है? कुमार जी ने त्रिवेणी कहा है। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। कोई 3 नदियाँ नहीं है, 3 वेणी, ठीक है। 3 वेणी है, स्वर है, लय है और उनका शब्दार्थ है। इस गाने में कौन से शब्दों का प्रयोग यहाँ से किया गया है। उसके बाद में देखिए, और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत की रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, ठीक है। उसमें कोई मनोरंजन नहीं हो तो वो नीरस हो जाएगा, ये हमें अच्छी तरीके से पता है। कुमार जी ये कह रहे हैं। मैं कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस
ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत हमें लगेगी। वास्तव में पता है कि जिसमें मनोरंजन नहीं होगा वो हमें लगेगा भाई इसमें कुछ न कुछ कमी रही होगी। उसके बाद में गाने में जो गानपन प्राप्त होता है, गानपन, ये जो हमें गानपान की बात की थी उसकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। गाने का जो अंदाज होता है उसकी बात यहाँ से की जा रही है। प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से ताल सुर के निर्दोष ज्ञान का कारण नहीं है। गाने कि सारी मिठास, सारी ताकत, उसकी रंजकता, रंजकता का मतलब क्या होता है, मनोरंजन को किस तरीके से आप ग्रहण करते हो, किस तरीके से उसको आप रंजते हो, वो क्या होती है, रंजकता होती है। पर मुख्यतः अविलंबित रहती है और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थिपंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य की तेल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुर संगत अभिव्यक्ति में अंतर होगा। ठीक है, इन बातों को अच्छी तरीके से समझना है। एक नाम आया यहाँ से तेल चित्र, इसका आशय में समझना है, इस मीनिंग का यहाँ से क्या मतलब है। जिस चित्र में तेलीय रंगों का प्रयोग किया जाए, तेलीय रंगों का प्रयोग, तेलीय रंगों का प्रयोग, यानी जिस चित्र में तेलीय रंगों का प्रयोग किया जाए वो तेल चित्र है। अब यहाँ पर इस अंतरे को मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ। क्या है कि किसी मनुष्य का अस्थिपंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तेल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही शास्त्रीय गायन में शास्त्रीय ज्ञान, गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा दी गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। ठीक है, एक तो मैं हूँ यहाँ पर, एक मतलब नॉर्मल आदमी, और एक चित्र में एक ऐसे रंगों का प्रयोग कर दिया जाए जिसको अट्रैक्टिव बना दिया जाए, तो उन दोनों में जो अंतर होगा वही अंतर, अब एक मैं सामने खड़ा हूँ उसमें अंतर है और मैं क्या गा रहा हूँ उसमें अंतर है, उसकी अभिव्यक्ति में अंतर होगा। ये बात यहाँ पर कुमार जी बता रहे। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे की खानदानी गायक के समान मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे एक भी प्रश्न पूछना है, क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रस उत्कटता से गा सकेगा? इस बात को मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कुमार जी कह रहे हैं। उसके बाद में नहीं, यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। कुछ लोग ये मानते हैं, जो दिग्दर्शक हैं, जो मानते हैं कि जो ये खानदानी गवैये होते हैं वो चित्रपट संगीत में क्या है, उनकी जो गाने की जो शैली है या लोग सुनते हैं उनकी अभिरुचियाँ हैं वो एक तरीके से बिगड़ चुकी है। चित्रपट संगीत के लोगों के कान बिगाड़ दिए ऐसा आरोप लगाया जाता है, पर मैं समझता हूं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। क्यों किया है? क्योंकि शुरुआत में ये कहा गया कि पहले जो बच्चे गाया करते थे, जिनकी कोई आवाज़ नहीं थी, कोई लय नहीं था, कोई सुर नहीं था, लेकिन लता जी के प्रभाव होने के बाद में जो बच्चों ने एक उत्कटता दिखाई, जो स्वर में लय दिखाया, वो अपने आप में एक बड़ा उदाहरण था, बेजोड़ था। तो यही बात ये कही कि मैंने जो उदाहरण दे दिया अब दोबारा से मैं उसको नहीं कहना चाहूँगा। हाँ जी, जितने भी लाइव जुड़े हो उनका वेलकम। ठीक है, अच्छी तरीके से आप क्लास का मनोयोग से श्रवण कर रहे हो और मैं आशा करता हूँ कि आप इसी तरीके से क्या करते रहिए, सुनते रहिए और आगे देखिए। सच बात यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक क्या कर रखा है? महत्व दे रखा है। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं, मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और निरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषय की अभिरुचि से प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है और ऐसा मुझे लगता है, और उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली होती है। चित्रपट संगीत का
तंत्र ही अलग है। चित्रपट संगीत का जो सिस्टम है, तंत्र है, वो सारा क्या है, एक अलग तरीके का है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, बात है तंत्र ये अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप की कौतुक करने वाली पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में परजन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियाँ, खोरों से प्रतिध्वनि होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों में हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि की समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक रस अनुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र में प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। बीच में एक नाम आया है, वो मैं आपको बता दूं, पर्जन्य। पर्जन्य क्या होता है? बादल होता है। ठीक है, अच्छा मीनिंग आया यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है, पर्जन्य। ठीक है, बादल को यहाँ से कहा गया है, बादल को यहाँ से कहा गया है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे देखिए, उसके बाद में हमारी जो क्लास का है वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इस कारण से मैं थोड़ा सा इसकी संवाद को थोड़ा सा तीव्र करूँगा, द्रुतलेह में करना चाहूँगा। थोड़े ही मैं कहूँगा कि संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण है और वहाँ अब एक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश में इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के कारण लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिक्षित सम्राज्ञी है, बेताज, अनभिक्षित। ठीक है, नाम जो आया है इस मीनिंग को भी यहाँ से लिख लेना अति आवश्यक, मैं यहाँ से समझूंगा। यहाँ से जो नाम आया है अनभिषिक्त, और जिसको क्या कहा, बेताज बादशाह कहते हैं ना, हम कहते हैं ना कि बेताज बादशाह, यहाँ से तो इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, यहाँ से बेताज होता है। ये आपको यहाँ से याद रख लेना है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, और भी कई पार्श्व गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता उन सभी से कहीं अधिक है और उसकी लोकप्रियता के शिखर पर स्थान अचल है। ठीक है, और बीते अनेक वर्षों में यह गाती आ रही है और फिर भी उनकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन प्रस्तुत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग की हमेशा टिका नहीं रहता। ये बात वास्तव में सत्य साबित होती है। कुमार जी ने अच्छी बात यहाँ पर की है, लेकिन लता जी बेजोड़ है अपने आप में, उनका वर्चस्व हमेशा ही लगातार रहा है। उसके बाद में आगे बात करूं, भारत के कोने कोने में लता का गाना ज़्यादा पहुंचा और यही नहीं, प्रदेश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है, और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है और उसे अपनी आँखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा हमारा भाग्य है। तो इस तरीके से जितने भी विशेषताएं कुमार जी को लगी लता जी के बारे में, वो आप तक की साझा की है अब तक। ठीक है, बड़ी अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की है। और अभी ये बात अतिशयोक्ति नहीं होगी कुमार जी की, क्योंकि लता हमारे सामने अभी भी, और उनकी आवाज़ हम सुनते हैं, उनकी गायकी हम सुनते हैं। तो इसी कारण से 11वीं की जो बितान है, इसमें लता जी को से रूबरू हो जाए बच्चे भी, तो ये इस कारण से बुक लगाई गई है। तो आप तक आशा करता हूं कि ये जो क्लास है बड़ी उपयोगी रही होगी। दोनों क्लास को लगातार आप सुनना, तो अच्छी तरीके से आप इस बात को समझ पाओगे। कुमार जी ने अपने जो जीवन का जो विचार है वो आप तक, हम तक साझा किया, और मैंने इस YouTube चैनल के माध्यम से, इस कैमरे के माध्यम से आप तक लाने की कोशिश की। आशा करता हूं कि यह क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से कहना चाहूँगा, 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी, मास्क का प्रयोग हमेशा करिए और एक सुख में जीवन का आनंद यहाँ से महसूस करिए। जितने भी साथी मेरे साथ इस कक्षा में लाइव जुड़े हुए थे, उनका मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अच्छा अपना समय दिया। तो आज के लिए ही इतना ही पढ़ने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को गुड इवनिंग, गुड बाय कहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।